मॉर्निंग क्लास 8 हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक ख़त्म की थी बैटल ऑफ प्लासी। तो आज वहीं से शुरू करते हैं। हमने शुरू की थी, सिर्फ पूरी कंप्लीट नहीं की थी बैटल ऑफ प्लासी, तो आज वापस वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है ना, आप उसके जो भी वीडियोस देखते हो उसके बाद आप थोड़ा सा चैप्टर्स को रीड आउट कर लिया करो, तो थोड़ा जो है आपको थोड़ा सा कंटेंट जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो के साथ साथ आपको थोड़ा चैप्टर्स को भी पढ़ना है तो इजी हो जाएगा। और अब तक हमने जो भी क्वेश्चन आंसर दिखा है वो याद करना भी शुरू कर देता है कि जब स्कूल खुले तो आपको इजी हो जाए, नहीं तो एक साथ बर्डन हो जाएगा याद करने में। ठीक है, तो धीरे धीरे याद भी करते रहेंगे आप पिछले वाला जो भी हमने किया है। और इसके पहले भी जैसे हमने अप्रैल में चैप्टर शुरू किया था ज्योग्राफी में, इसके क्वेश्चन आंसर से हमने कर लिया था, तो इसी तरह से ये सब के क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट कर लेंगे। चलो आज शुरू करते हैं हमारा वापस से टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी। तो यहाँ पे कहा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छा खासा उनको जीत हासिल हुई थी नवाब बंगाल ऑफ नवाब। ठीक है, तो उनको हराया था इन्होंने। तो बंगाल ऑफ नवाब को उन्होंने हराया था, लेकिन अकेले नहीं हराया था, साथ में उसके फ्रेंच अलाइजेस जो थे उसके साथ मिलके। और किसने किया था? ये रॉबर्ट क्लिफ ने किया था। और रॉबर्ट क्लिफ को हेल्प किसने किया था? मीर अली खान ने। मीर अली खान ने क्यों किया ऐसा? उसने क्या हुआ? क्योंकि मीर अली खान जो था, ड्यू टू डिफेक्शंस ऑफ मीर अली खान, कहा गया उसकी जीत इसलिए हुई, रॉबर्ट क्लिफ को जीत हासिल हुई क्योंकि ये जो था मीर अली खान, इसने धोखा दे दिया था। मीर अली खान ने अपने ही राज्य में अपने ही राजा को उसने धोखा दे दिया और इसी तरह से उसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि रॉबर्ट क्लिफ ने उसको यूज़ किया और उसके थ्रू उन्होंने ये जीत हासिल की। ठीक है, तो द बैटल हेल्प द कंपनी, जिसके कारण कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को सीज कर लिया, कंट्रोल ले लिया। और कहा गया नेक्स्ट 100 ईयर्स में उसने आसपास के पूरे एरिया को कंट्रोल किया। जैसे हमने डिस्कस किया था कि पूरा बंगाल, साथ में म्यांमार, ये पूरा एरिया, साथ में म्यांमार जो बर्मा, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, आज म्यांमार के नाम से कहा जाता है, ये पूरे एरिया में उन्होंने कंट्रोल किया। बैटल जो था वो जगह जो था पलासी में हुआ था, इसीलिए इसको इनका वर्जन जो था इसको नाम दे दिया पलासी। ठीक है, और ये जगह कहाँ पे है? बंगाल में है, रिवर हुगली, 150 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ कैलकाटा एंड साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद। ये जो डिस्ट्रिक्ट है उस समय कैपिटल हुआ करता था बंगाल का। ठीक है, तो नाउ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये अभी कहाँ मुर्शिदाबाद आज वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि पहले बंगाल, जैसे मैंने कहा, बंगाल जो था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा एरिया था। अभी वो बंगाल, वेस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश जो है वो फॉर्म हुआ है, तो इसी तरह से कुछ आधा हिस्सा चला गया, बिहार अलग हो गया, तो इसी तरह से अभी वो छोटा हो गया, तो इसलिए आज मुर्शिदाबाद जो है उसका डिस्ट्रिक्ट बन के रहे। आगे बढ़ते नेक्स्ट पेज में। तो कहा जाता है बेलिग्रेंट वे द नवाब सिराजुद्दौला द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। तो ये जो लास्ट रूलर थे बंगाल के, नवाब सिराजुद्दौला, ये एक इंडिपेंडेंट रूलर थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल द ईयर बिफोर एंड ही ऑर्डर द इंग्लिश टू स्टॉप द एक्सटेंशन ऑफ देयर फोर्टिफिकेशंस। तो जब ये वापस कहानी से बताया जा रहा है कि जब वो नवाब रूल कर रहा था बंगाल में आराम से, इंडिपेंडेंटली, किसी से कोई डर नहीं था, आराम से, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब वहाँ आए तो उसने, नवाब ने इसको बिफोर, उससे पहले की बता रहे थे, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया वो वहाँ एंटर किए तो उन्होंने ऑर्डर किया, नवाब ने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो जो अपना एक्सटेंशन है जो वो जो कंप्लीट कर रहे थे और एकदम पक्का कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन मतलब बाउंड्री पक्का, मतलब फोर्ट्रेसेस बना रहे थे, महल बना रहे थे, इंस्टीट्यूशन बना रहे थे, इससे पता चल रहा था कि वो अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं अपनी, ताकि वो उस एरिया में कंट्रोल कर पाए। तो इसी तरह से उन्होंने मना किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो एक्सटेंशन ना करे, बढ़ाए नहीं, फोर्टिफाइड नहीं करे, फोर्टिफिकेशन ना करे। तब जाके रॉबर्ट क्लिफ ने क्या किया,
घूस दिया किसे, मीर जाफ़र को, जो कमांडर इन चीफ था किसका, नवाब का। एंड ऑल्सो प्रॉमिस हिम, उसने ये भी कहा कि अगर उसने उसको हेल्प किया ब्रिटिशर्स को तो बाद में बंगाल, क्योंकि अगर उसने हेल्प किया तो सिराजुद्दौला को हरा दिया जाएगा, तो फिर वही नवाब कौन बनेगा बंगाल का, तो उसने कहा कि फिर वो मीर जाफ़र को बना देगा। और इसी तरह से तकलीफ़ ने मीर जाफ़र के कारण, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र ने ब्रिटिशर्स को हेल्प कर दी, उसे लालच दिया था कि वो क्या बन जाएगा, नवाब बनेगा। और जिसके बाद सिराजुद्दौला जो थे, जो लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स की किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ, कहाँ पर, पलासी में, और इसी तरह से वो हार गए 1757 में एंड कैप्चर्ड कैलकाटा। फिर उसने कैलकाटा के ऊपर कब्जा कर लिया ब्रिटिशर्स ने। फिर द ब्रिटिश सेंट रीइंफोर्समेंट अंडर रॉबर्ट क्लिफ, एडमिरल चार्ल्स वेटसन फ्रॉम मद्रास टू बंगाल एंड रिकैप्चर्ड कैलकाटा। और इसी तरह से फिर उन्होंने अलग अलग जगह से, रॉबर्ट क्लिफ तो थे ही, एडमिरल चार्ल्स को भी बुला लिया गया मद्रास से ताकि वो कैलकाटा को रिकैप्चर करे। क्लिफ देन सीज द इनिशिएटिव टू कैप्चर द फोर्ट ऑफ चंदरनगर। तो यहाँ पर जो था, जैसे हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि बंगाल को सपोर्ट कौन कर रहा था, फ्रेंच, वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो इसी तरह से जब वो भी हार गए थे ना, उनके साथ जब मिले अलायंसेस बना के जब वो लड़ रहे थे पहले, तो क्लीव का मेन मकसद था उनका कि वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो फ्रेंच ने जो फोर्ट बनाया था, जो महल बनाया था चंदरनगर में, उसको कैप्चर करें। टेंशन एंड सस्पेशन बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश कल्मिनेटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। और जिसके कहा गया, जो ये बैटल हुआ था, इनमें से इन बैटल में ही दिख रहा था कि किस तरह से सिराजुद्दौला जो है वो अपनी जीत हासिल करना चाह रहे थे, वापस से बंगाल में कैप्चर करना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके लोगों ने खुद ही उनके साथ गद्दारी कर दी। The Battle of Plassey and the resultant victory of the British East India Company lead to puppet government instated by them in various states of India। अब इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी जो था, एक उसके लिए एक रिज़ल्ट था, सक्सेस, विक्ट्री, और किसने इसको कहा था वो बनाएगा, मीर जाफ़र को। तो वो सिर्फ एक पपेट, क्योंकि चलाएगा कौन, रूल कौन करेगा, उसके पीछे कौन रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी तरह से यही स्टेप, यही तरीका उन्होंने अलग अलग राज्यों में शुरू की, अलग अलग स्टेट को कैप्चर करने के लिए उन्होंने ये मेथड यूज़ किया। दिस लीड टू एन अनलीविंग ऑफ एक्सेसिव मेल प्रैक्टिस एट्रोसाइट्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द नेम ऑफ टैक्स कलेक्टर्स। और इसी तरह से ये शुरू जब हुआ कि वो बहुत हद से ज़्यादा अपना अत्याचार करना शुरू कर दिया, गलत तरीका अपनाना, क्रूरता दिखाना, एट्रोसाइड मीन्स क्रूर हो जाना, बहुत ज़्यादा रूड हो जाना, किसी का सुनना नहीं, किसी को कंसेशन नहीं देना। और किस बेस पे, इन द नेम ऑफ टैक्स कलेक्शन, क्योंकि कुछ स्टार्टिंग में उन्होंने फरमान मांगी थी औरंगज़ेब से, औरंगज़ेब ने उनको फरमान दे दी थी। कुछ गाँव की बात धीरे धीरे उन्होंने कुछ एरिया में ले लिया। तो इसी तरह से जब उनको उनका फरमान मिला था, उनको बना दिया था एज अ लैंडलॉर्ड, ज़मींदार, तो टैक्स तो कलेक्ट करेंगे, वो राइट्स था उनका। तो इसी तरह से ये धीरे धीरे जो थे वो अपना सही रूप वो दिखाना शुरू कर चुके थे। अब हम जाएंगे दूसरा वॉर में, कर्नाटक वॉर। दे वेर अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरीज। मिलिट्रीज जो थे, इनमें भी बहुत सारी आपस में बहुत सी मतभेद हुई। तो इसी वॉर में जो था, जैसे हमने देखा था डच वाले आए थे, डच से पहले पोर्चुगीज़ आया, डच आया, फ्रेंच पीपल्स है, फ्रांस वाले लोग आए, फिर ब्रिटिशर्स आया। तो ये सभी कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, दे आर बिलोंग फ्रॉम यूरोप कंट्री, ठीक है ना। तो इसी तरह से यूरोप से बिलोंग कर रहे थे, तो इसीलिए कहा गया दे हैव अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके आपस में बहुत सी लड़ाई हुई। द कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व न्यूमरस नॉमिनिकली इंडिपेंडेंट रूलर्स एंड देयर वैसल्स।
वेसल्स किसे बोलते हैं? वेसल्स, वेसल्स ये है जैसे कोई ज़मींदार है, अब इतनी बड़ी ज़मीन जो है उसके पास लैंड है बहुत ज़्यादा, वो जो है अपने पास खुद तो काम नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, उसे फार्मर को देगा, पीजेंट को देगा। अब फार्मर जो उनके लिए काम करेंगे, फार्मर को अपॉइंट कर लेगा, फार्मर उनके लिए काम करेंगे, तो फार्मर जो है उन्होंने अपने फार्मर को अपॉइंट कर लिया, रख लिया अपने लिए, तो इसी तरह से उनके लिए वो हर कुछ काम करेंगे, फार्मिंग भी करेंगे, उनकी हर बात मानेंगे। तो इसी तरह से इंडिपेंडेंट रूलर्स एंड देयर वेसल्स स्ट्रगल्स वॉज सक्सेसफुल एंड टेरिटरी। तो ये जो स्ट्रगल्स था किसके लिए था? तो जो चीज़ें हुई तो आपस में जो रूलर्स थे, लोकल रूलर्स थे, वो भी लड़ रहे थे, एंड देयर वेसल्स, जो भी उनके रूलर्स मतलब जो उनके पास फार्मर्स थे, जो उनको उन्होंने अपॉइंट करके रखा था, जो वो उनके लैंड में काम करेंगे, स्ट्रगल्स कर रहे थे फॉर सक्सेशन कि भाई रूल कौन करेगा, हु विल बी द रूलर, कौन ज़्यादा पावरफुल है, एरिया वाइज लेके कि मेरा एरिया ज़्यादा बड़ा है, एरिया वाइज स्नैच करने के लिए ब्रिटिशर्स तो कर रहा था, इनके बीच में भी शुरुआत हुई। इंक्लूड्स द डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रगल बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसी तरह से इंडिपेंडेंट रूलर के साथ तो था ही, ये तो उनके लोकल हो गए, लेकिन यही चीज़ें जो सक्सेशन की कौन ज़्यादा पावरफुल है एंड किसके पास सबसे ज़्यादा एरिया है, टेरिटरी मीन्स एरिया है, तो इसी बीच में एक डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया गया जिसमें मिलिट्रीज़ ने अच्छा खासा रोल अपनाया। मिलिट्री के थ्रू इन्होंने, तो रूल भाई किसी के थ्रू करेंगे, पावर, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा मिलिट्री है वो स्ट्रांग है, पावरफुल है। तो इसी तरह से फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो FEIC, ब्रिटिशर्स है तो BEIC। इसी तरह से अलग अलग कंपनीज, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में लड़ाई हुई। दे वर मेनली फॉट, क्यों लड़ रहे थे? सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी को लेके कि ये मेरा एरिया है। मुगल्स, क्योंकि तब तक मुगल्स डायनेस्टी जो थी धीरे धीरे टूटने लगी थी, बंगाल तो उन्होंने कंट्रोल कर ही लिया था, औरंगज़ेब के बाद जितने रूलर्स आए वो कोई भी कैपेबल नहीं थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे जो वो उस पावर को मेंटेन कर सके। तो इसी तरह से मुगल्स का इतना बड़ा साम्राज्य जो एरिया था वो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अपने अंडर में करना शुरू कर दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स कर रहा था तो उसी तरह फ्रांस भी चाह रहा था, तो ब्रिटिश चाह रहा था पूरी इंडिया को कंट्रोल करना, फ्रांस भी चाह रहा था, तो ये आपस में दोनों की क्या हो गई, कन्फ्लिक्ट हो गई। तो इसी तरह से इनकी जो लड़ाई हुई बीच में, तो ये जो चीज़ें थी मेनली टेरिटरी को लेके, विद द असिस्टेंस ऑफ वेरियस फ्रैगमेंटेड polities loyal to the great Mughal. As a result of these military contests, the British East India Company established its dominance among the European trading companies within India. तो इसी तरह से जो लोग मुगल्स के ख़िलाफ़ थे और जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, उन सब के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स ने लड़ाई लड़ी फ्रांस के साथ में, और धीरे धीरे देखा गया कि ब्रिटिशर्स जो था वो पावरफुल निकल गया, फ्रांस को उन्होंने वह दबा दिया। डोमिनेंट में रूल करना, डोमिनेट करना, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज में सभी में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल निकला इंडिया के अंदर। द फ्रेंच कंपनी वॉज पुश टू अ कॉर्नर, उसको एक किनारा डाल दिया कि आप छोटा सा एरिया ले लो, इसमें रूल करना है, इसमें जो भी करना आप यहीं करना, इंटायर इंडिया के अंदर आपका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसी तरह से वॉज कन्फाइंड प्राइमरली टू पौंडीचेरी, तो उसको कौन सा एरिया दिया गया, पौंडीचेरी एरिया दे दिया गया, दैट वाज अ कोस्टल एरिया, ठीक है ना। इस तरह से उनको ये एरिया दे दिया गया, क्या वो वहीं रूल करेंगे। डच को भी वही गोवा एरिया मिला गया था जो पोर्टुगीज आए थे, तो इसी तरह से इनको भी छोटा सा एरिया दे दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस इवेंचुअली लीड टू कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश कंपनी ओवर मोस्ट ऑफ द इंडिया एंड इवेंचुअली टू एस्टैब्लिश द ब्रिटिश राज्य, और धीरे धीरे इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये लोगों ने आपस में ही लड़ा,
सबसे पहले उसने किसको हराया? पोर्चुगीज़ को हराया, डच को हराया, फ्रेंच वाले को हरा दिया। अब वो अकेला रहा और अकेला ही रूल करना चाह रहा था। इस तरह से उसने ब्रिटिश राज शुरू कर दी। In 18th century, the coastal Carnatic region was a dependence of Hyderabad. तो ये जो कार्नेटिक रीजन्स थी हैदराबाद, उस एरिया में क्या बताया गया कि हैदराबाद के ऊपर निर्भर थे। 3 कार्नेटिक वॉर उसमें हुआ। तो यहाँ पे 3 वॉर हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। वे फॉट बिटवीन 1746 एंड 1763 के अंदर 3 लड़ाई, 3 कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट 1746-48. Its origin in the British Europe when war broke out between England and France in 1742 में। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो ये वॉर हुई थी। द वॉर इन इंडिया स्टार्टेड विद, ये कब हुआ? जब नवाब ऑफ कर्नाटक कैप्चर सम फ्रेंच शिप। जब ये कर्नाटक का जो नवाब था, उन्होंने फ्रांस की कुछ शिप को कैप्चर किया। तो इसी तरह से फ्रांस ने रिस्पॉन्ड किया, फीड बाय कैप्चरिंग फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। तो उसने क्या किया? कर्नाटक को, फ्रांस ने भी एक फोर्ट को कैप्चर कर लिया, सेंट जॉन इन मद्रास। तो द फर्स्ट कर्नाटक वॉज ऑल्सो केम टू एन एंड। तो इस तरह से वो पहला वाला एंड हो गया। इन द ट्रीटी ऑफ एक्सिस ला चैपल मद्रास वॉज गिवन बैक टू द ब्रिटिश। तो जब वो ट्रीटी हुई दोनों के बीच में, समझौता हुआ, इस समझौते में मद्रास वापस दे दिया गया किसको? ब्रिटिशर्स को। मद्रास वॉज गिवन बैक टू ब्रिटिश इन एक्सचेंज फॉर द फ्रांस फोर्ट्रेसेस ऑफ, लेकिन फ्रांस को भी कुछ दिया गया। कौन सा फोर्ट्रेस दिया गया? लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका, इंडिया में नहीं, उनको उनके देश में ही ये वाला जो फोर्ट्रेस था उन्हें वापस कर दिया गया। When the British has captured, जो बहुत पहले ब्रिटिशर्स ने ही उस पर कैप्चर किया था। तो इंडिया में मद्रास वापस उसको मिल गया। कौन सी? मद्रास, सेंट जॉर्ज इन मद्रास। तो फिर ब्रिटिशर्स ने भी फ्रांस को ये वाली महल वापस कर दी। तो इसी तरह से इनका जो था समझौता, ट्रीटी हुई थी, ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का रिजल्ट था। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Now after the first Carnatic war ended, a proxy war, मतलब दोनों आमने सामने नहीं थे लेकिन उनकी सेना लड़ रही थी, उनके लिए कोई और लड़ रहा था। प्रॉक्सी, जहाँ पे आप खुद नहीं रहते हो लेकिन आप उनको प्रेजेंट करते हो। तो प्रॉक्सी वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रांस कंटिन्यूड इन इंडिया देन रूलर ऑफ बोथ द कर्नाटक एंड हैदराबाद डाइड। लेकिन जब कर्नाटक के रूलर और हैदराबाद के रूलर जब दोनों ही मर गए, द वॉर ऑफ सक्सेस दैट ब्रोक आउट, सक्सेशन कि भाई जब दोनों मर गए तो कौन जीता? द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच साइडेड विद अपोजिट ग्रुप। दोनों एक एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे, कोई कर्नाटक को सपोर्ट कर रहा था, कोई हैदराबाद को सपोर्ट कर रहा था। तो इसी तरह से जब दोनों ही मर गए तो अब भाई क्या करे वो? तो इसीलिए कहा गया द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच साइडेड विद अपोजिट ग्रुप्स। In 1751, Robert Cliffs lead British troops to capture Arcot. फिर बाद में दूसरा वॉर हुआ 1751 में। क्या हुआ? रॉबर्ट क्लिफ जो थे उन्होंने अपनी सेना भेजी, ट्रॉप्स भेजी आरकोट को कैप्चर करने के लिए, एंड सक्सेसफुली डिफेंडेड, और उसे आराम से डिफेंड करके कैप्चर में ले लिया। द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी, अगेन फिर से समझौता हुआ दोनों के बीच में। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई 1754 में, विच रिकॉग्नाइज मोहम्मद अली खान वलाजा एज द नवाब ऑफ कर्नाटक, जिसके अंदर इसे नवाब बनाया दिया गया कर्नाटक का। मोहम्मद अली खान वलाजा एज द नवाब ऑफ कर्नाटक, ये बना दिया गया उसको वहाँ का रूलर कर्नाटक का। द आउटब्रेक्स ऑफ 7 years वॉर बिटवीन फ्रांस एंड फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया। तो ये जो लड़ाई उसके देश में, अपने देश और हमारे देश में तो थी ही थी, बल्कि वो बाहर यूरोप में भी हो रहा था। तो ये जो 7 साल पुरानी लड़ाई जो दुश्मनी थी उनकी, वो दुश्मनी कहीं यहाँ इंडिया में भी दिख रहा था।
जिसके कारण दिखा वापस तीसरा वॉर। तो हमने ये दूसरा वॉर देखा, ये तीसरा वॉर आ गया यहाँ पर 1756 में। थर्ड कार्नेटिक वॉर, द वॉर कंक्लूडेड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो इसमें वापस जब ये अंत हुआ तो इसमें भी वापस ट्रीटी बनी, इनके बीच में वापस समझौता हुआ। तो समझौते में क्या हुआ, इन विच रिटर्न चंदननगर एंड पौंडीचेरी टू फ्रांस। चंदननगर और पौंडीचेरी जो था वो फ्रांस को वापस कर दिया गया। एंड अलाउ द फ्रांस टू हैव फैक्ट्रीज इन इंडिया, और उसमें साथ साथ फ्रांस को कुछ एरिया दे दिया गया ताकि वो बिजनेस कर सके इंडिया के अंदर। द फ्रेंच एग्री टू सपोर्ट ब्रिटिश क्लाइंट गवर्नमेंट, thus ending French ambitions of an Indian empire, making the British the dominant foreign power in India। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी में जब साइन हुई तो उसको ब्रिटेन ने क्या किया, चंदननगर एंड पौंडीचेरी वापस दे दी, किसको, फ्रांस को दे दी। और उसको कहा कि आप फैक्ट्री बना सकते हो कुछ एरिया में, आप अपनी, और आप बिजनेस कर सकते हो। बदले में फ्रांस ने कहा कि वो आप उसको सपोर्ट करेगा, पूरा सपोर्ट करेगा, और उसका जो सपना था फ्रांस का कि इंडिया में वो रहेगा और कंट्रोल करेगा, राज करेगा, वो ख़त्म हुआ। और वो ब्रिटिशर्स को ऐसा हेल्प करेगा ताकि ब्रिटिश जो है एक फॉरेन पावर जो है, बाहर वाला जो है, वो भी तो यूरोप से बिलोंग कर रहे थे, तो एज एन यूरोपियन पावर फुल जो है वो रूल करे इंडिया में, वो उससे हेल्प करेगा इसमें। तो हमने क्या देखा, 3 कार्नेटिक वॉर। पहले वॉर में उन्होंने कुछ राजा अपना अपना जो कंट्रोल किया था मद्रास वाला एरिया, उनको सेंट जॉर्ज वाला फोर्ट्रेस उनको वापस कर दिया। सेकंड में देखा हमने कार्नेटिक वॉर ऑफ नवाजा पे मोहम्मद अली खान वार, इसको बना दिया गया वॉर, इसको बना दिया गया नवाब ऑफ कार्नेटिक। थर्ड में देखा गया कि फ्रांस ने वापस फ्रांस को ब्रिटिश ने क्या किया, चंदननगर और पौंडीचेरी वापस कर दी। उसके बदले फ्रांस ने सपोर्ट किया ब्रिटिश को कि ताकि वो भविष्य में जो है इंडिया में ऐसा राज करे, वो उसको सपोर्ट करेगा। तो इसी तरह से ये वॉर जो था, 3 वॉर ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ। और ये वॉर जो, ये दुश्मनी इंडिया में आके नहीं हुई थी, ये ऑलरेडी उनकी दुश्मनी थी इनके बीच में। और जो चीज़ें इंडिया में लड़े नहीं, बल्कि इनकी लड़ाई यूरोप में भी हुई, तो जिसके कारण ये इंडिया में भी उसका रिजल्ट देखने में मिला। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा है बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ कि द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन 22 अक्टूबर 1764 में बिटवीन द फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश एंड लीड बाय, तो उसका लीड कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। तो यहाँ पर ये था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी हमने पढ़ा, ये उसके बाद वाला बैटल है। बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में हुआ था, जहाँ पे मीर कासिम को बनाया गया था, मीर जाफ़र को बनाया था, फिर बाद में मीर कासिम। यहाँ पे मीर कासिम आ जाएंगे। तो तो इसी तरह से ये जो वॉर है बैटल ऑफ बक्सर इज़ ऑल्सो द नेक्स्ट वॉर आफ्टर प्लासी। ये देना चाहिए था कंटिन्यूटी में, यहाँ पे कंटिन्यूटी में नहीं दिया, बीच में दूसरा वॉर डाल दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये वॉर जो था ये हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, इसको लीड कौन करा था, हेक्टर मुनरो ने किया। और एंड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल, इनके बीच में हुई। ये कासिम को भी इसने पपेट बनाया था, उसने कहा था कि मीर जाफ़र को जो है वो हरा देगा तो कासिम को बना देगा। लेकिन कासिम को जब वो बनाया तो लेकिन कासिम लास्ट में कासिम को समझ में आ गया कि ये जो है पपेट हमें बनाया, हमारे पास कोई पावर नहीं है। तो फिर इसने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो अब जब इसने आवाज़ उठाई तो वॉर क्लियर हो गया। तो इसलिए द नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला एंड द बंगाल, तो यहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल, फिर नवाब ऑफ अवध भी थे सिराजुद्दौला, मुगल एम्पर शाह आलम। द बैटल वॉज फॉट एट बक्सर, जहाँ ये जगह है बक्सर, वहाँ पे हुई थी। एक छोटा सा फोर्ट्रेस टाउन बोला जाता है बिहार के अंदर, और ये भी गंगा रिवर के बैंक में ही है। 130 किलोमीटर पटना से दूर है वेस्ट की तरफ। ठीक है,
तो इसी तरह से इट वॉज डिसिसिव विक्ट्री फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर भी ये लोग हार जाते, बंगाल ऑफ नवाब अवध ये लोग मिल के लड़े थे, लेकिन फिर भी वो हार जाते हैं और जीतता कौन है? ब्रिटिश। द वॉर ब्रॉट टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और जब ये हार गए तो समझौता जब इनके बीच हुआ तो ट्रीटी बनाई, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बना। द विक्ट्री द ब्रिटिश विक्ट्री एट बक्सर हैड एन वन स्टेप सूप that had one fell swoop disposed of the three main sections of Mughals power in Upper India। तो यहाँ पे एक लड़ाई और हारे कितने? 3। जो कहावत होती है एक तीर और 3 निशाना, तीनों को मारा, एक तीर से तीनों को मारा। किसे किसे मारा? बंगाल नवाब ऑफ बंगाल कासिम, नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम। तो ये वही इंग्लिश दैट वाज अ कहावत है, एट वन फेल स्लूप डिस्पोज ऑफ द 3 मेन सेशंस ऑफ मुगल्स पावर, जो पावरफुल थे मुगल्स के, ये तीनों एक ही बार में हार गए। मीर कासिम डिसअपियर्ड इनटू एन impoverished obscurities। Shah Alam realized himself and with the British and Siraj-ud-Dawla fleet west hotly pursued by the victory। तो इसी तरह से तीनों जो थे अलग अलग अपने अपने एरिया में जिस तरह से उनको हार हासिल हुई और जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा जैसे अपने आप को इंसल्ट फील किया जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वॉर में बहुत कुछ पैसे भी ख़त्म होते हैं, तो इस तरह से कहा गया गरीबी बहुत ज़्यादा, उनके पैसे ख़त्म हो गए। शाह आलम जो थे वो भी और सिराजुद्दौला भी थे, वो भी वहाँ से कि उस एरिया से चले गए। द होल गंगा वैली ले अप द कंपनीज मर्सीज। शाह सुजा इवेंचुअली सरेंडर। अब पूरा एरिया जो था अब किसके ऊपर था, किसकी दया पे था? कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर था। और जो वहाँ पे कहा गया शाह सुजा जो थे, अब वो अगर ब्रिटिश कंपनी चाहे तो उसको पकड़ के पनिश करे, जेल में डाल दे या फिर छोड़ दे। हिंस कंपनी ट्रॉफ बिकम द पावरफुल ब्रोकर थ्रू आउट अवध एज वेल एज बिहार। तो बिहार, अवध, बंगाल ये पूरा एरिया उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इसी तरह से बैटल ऑफ पलासी, उसके बाद ही बैटल ऑफ बक्सर, ये कंटिन्यूटी। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। इसको आप इसको रीड करोगे अच्छे से, ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टिल देन टेक केयर।